मुझे जाने दो। अब तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। मेरे पास जितने पैसे थे तुमने वे सब मुझसे ले लिए, साथ ही मेरा तोता और खरगोश भी खा गए। अब तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? हाँ, लेकिन हमारा पेट अभी नहीं भरा है, हमें तुम्हारी जान भी लेनी है। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हारे बारे में किसी को कुछ बताऊंगा। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? जो एक बार हमारी गुफा में आ जाता है फिर वो जिंदा नहीं जाता। तीनों भूत ये कहकर उस बेचारे लड़के को वहीं मार देते हैं। कुंदनपुर नामक राज्य में राजा वीर प्रताप नाम के एक राजा रहते थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, साथ ही उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन जब वो अपने महल में बैठे लोगों की समस्याओं को हल कर रहे थे, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और राजा से कहती है, प्रणाम महाराज, आज मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे आपकी सहायता चाहिए। बूढ़ी अम्मा, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में सिर्फ मेरा एक पुत्र रहता है और घर में उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। महाराज, मेरा पुत्र 2 दिन पहले जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था, मगर वो लौटकर वापस नहीं आया। मैं उसे ढूंढने गई थी, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि मेरा बेटा जिस जंगल में गया था वहाँ पर 3 भूतों का राज है और वो जिसे पकड़ लेते हैं उसे वापस जिंदा नहीं छोड़ते। महाराज, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। कृपा करके आप मेरे बेटे की सहायता करें। राजा बूढ़ी औरत की बात सुनकर मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप उस जंगल के पास बसे सभी गांव में जाएं और वहाँ के लोगों से पूछताछ करें कि आखिर उस जंगल में वो कौन से 3 भूत हैं जिन्होंने वहाँ के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि ये सारा मामला आखिर है क्या। मंत्री राजा से ये कहकर उस जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर वो गांव वालों से एक एक करके पूछताछ करना शुरू करते हैं। गांव वालों, आखिर उस जंगल का क्या राज है? उस जंगल में कौन से भूत हैं जिनकी चर्चा हर तरफ है? मंत्री जी, ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में एक गुफा है जहाँ वो 3 भूत रहते हैं। वो भूत लोगों की सारी संपत्ति और उनका कीमती सामान उनसे छीनकर उन्हें मार देते हैं। साथ ही उन्होंने उस जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियों को मार डाला है। पर ऐसा वो क्यों करते हैं? मंत्री जी, बहुत समय पहले जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। उन्होंने बताया था कि उस गुफा में 3 भूतों का राज है और वो आपके राजा का पूरा राज्य अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन फिर एक दिन वह साधु बाबा अचानक से गायब हो गए। तब से वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और जो भी जाता है फिर वह वापस नहीं आ पाता। मंत्री जी गांव वालों से पूछताछ करके राजा के पास वापस आते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, मैंने उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ 3 भूत रहते हैं जो हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहते। मंत्री जी, आखिर वो तीनों भूत हमारे राज्य पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? महाराज, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। वहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले एक साधु बाबा वहाँ रहते थे जो सब जानते थे, मगर एक दिन वो अचानक से गायब हो गए और इस वजह से लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। राजा मंत्री की बात सुनकर कुछ देर बाद उनसे कहते हैं, मंत्री जी,
हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो तीनों भूत हमसे चाहती क्या हैं और हमारे राज्य के लोगों को हानि क्यों पहुंचा रहे हैं, साथ ही उन बेजुबान जानवरों की हत्या क्यों कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप इसका पता लगाएं और ये भी पता करें कि उन भूतों को खत्म करने का क्या उपाय है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं जल्द से जल्द उन भूतों के इरादों को पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मंत्री जी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर राजा कुछ सोचने लगते हैं। आखिर वो तीनों भूत हमसे चाहते क्या हैं, जिसकी वजह से वो हमारे राज्य को हानि पहुंचा रहे हैं। राजा अभी अपने मन में ये बात सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ उनकी पत्नी रानी अर्पिता आती हैं और राजा से कहती हैं, क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? कुछ नहीं महारानी, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने राज्य में उन भूतों का डर कैसे खत्म करूँ। ये तो चिंता का विषय है महाराज, लेकिन आपको जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालना होगा, नहीं तो वो भूत हमारे पूरे राज्य को कहीं बर्बाद न कर दे। जी महारानी, सही कहा आपने, हमें कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। महाराज, क्या मैं आपको एक सुझाव दूं? जरूर महारानी, क्या पता आपके दिए हुए सुझाव से हम इस मुश्किल से बाहर निकल पाएं। महाराज, क्यों ना हम खुद उस जंगल में जाकर उन तीनों भूतों के बारे में पता लगाएं। वहाँ हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा, जिससे हमें उनके बारे में पता लगाने में आसानी हो। महारानी, आपका सुझाव तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमारा उस जंगल में जाना सुरक्षित होगा? मैंने सुना है वो जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, वो एक बहुत ही खौफनाक जंगल है, उस पर केवल भूतों का कब्जा है। ओहो महाराज, आप फिक्र क्यों करते हैं, हम वहाँ पर पूरी सुरक्षा के साथ जाएंगे। हो सकता है हमें वहाँ पहुँचकर कुछ न कुछ पता चल जाए। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। राजा रानी की बात मानकर रानी के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। महाराज, हम जंगल में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके द्वारा हम कुछ पता लगा सकें। जी महारानी, यहाँ पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही जिससे हम पता लगा सके कि आखिर वो भूत हमसे चाहते क्या हैं। अभी राजा और रानी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से वहाँ एक भूत आ जाता है और रानी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। महाराज, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए महाराज, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। महारानी को छोड़ दो, मैं कहता हूँ महारानी को छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। राजा भूत को आवाज लगाते रह जाते हैं, लेकिन वो भूत रानी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। राजा उस भूत का पीछा करते करते जंगल के अंदरूनी हिस्से में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी कहीं भी नजर नहीं आती। राजा परेशान होकर अपने महल में वापस लौट जाते हैं और फिर मंत्री जी से कहते हैं, महल में जितने भी सिपाही हैं, उन सबको महारानी की जान बचाने के लिए जंगल में भेज दीजिए। महारानी की जान बचाने के इनाम में मैं उन सबको बहुत सारा खजाना दूंगा। महाराज, मैं कोशिश करके देखता हूँ, क्योंकि उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। वो एक बहुत ही खतरनाक जंगल है और उस जंगल में एक काली गुफा है, जहाँ वो तीनों भूत लोगों को मारकर वहीं कैद कर देते हैं। ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद महारानी को बचाने वहाँ जाऊंगा। राजा ये कहकर जंगल की तरफ दोबारा से निकल जाते हैं और उनके साथ मंत्री और उनके सिपाही भी होते हैं। अभी राजा उस जंगल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। प्रणाम तपस्वी, आयुष्मान भव। तपस्वी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप यहाँ इस समय अकेले क्या कर रहे हैं? महाराज, असल में मैं यहाँ पानी की तलाश में भटक रहा हूँ। मैंने 2-3 दिनों से पानी का एक कतरा भी नहीं पिया और अब मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन यहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है जिसे मैं पीकर अपनी प्यास बुझा सकूं। इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। आपको इन सिपाहियों के साथ देखा तो आपकी तरफ चला आया। राजा साधु की बात सुनकर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, हमारे पास जितना भी पानी है
वो सब आप इन साधु बाबा को पिला दीजिए। लेकिन महाराज, अगर हम ये पानी साधु बाबा को पिला देंगे तो हो सकता है हमें जंगल में पानी की जरूरत पड़े। तब हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ आसपास कोई नदी भी नहीं है जहाँ से हम पानी ले सके। तब की तब देख लेंगे मंत्री जी। अभी आप ये पानी तपस्वी को पिला दीजिए। ये पानी तपस्वी बाबा के नसीब का है, और जो हमारे नसीब का होगा वो हमें खुद ही मिल जाएगा। इसलिए आगे की चिंता आप मत कीजिए। राजा ये कहकर तपस्वी को अपना सारा पानी पिला देते हैं। पानी पीकर साधु बाबा चैन की सांस लेते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, महाराज, मेरे पास आप जैसे धनवान को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में सफल हो गए। साधु बाबा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल के अंदर जाते हैं। राजा एक पेड़ के पास जैसे ही रुकते हैं, वो अपने पैर के पास पड़ी हुई एक किताब देखते हैं। अरे ये क्या? ये किताब कैसी है? राजा मंत्री से ये कहकर उस किताब को उठाते हैं और फिर वहीं पेड़ के पास बैठकर उस किताब को पढ़ने लगते हैं। किताब को पढ़ने के बाद राजा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो एक रहस्यमयी किताब है। ये तो हमारे बहुत काम आने वाली है। इतना कहकर राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में उन भूतों की गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां वो चारों तरफ खजाना ही खजाना देखते हैं। महाराज, वो देखिए, इस गुफा में कितना सारा खजाना रखा हुआ है। लगता है इन भूतों ने हमारे सारे राज्य के लोगों की सारी धन दौलत जमा कर रखी है। सही कहा आपने मंत्री जी। राजा अभी सारे खजाने को देख ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक कोने में पेड़ से बंधी रानी अर्पिता पर पड़ती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचा। मंत्री जी, चलिए वहाँ पर। रानी अर्पिता पेड़ से बंधी हुई है, हमें जल्दी उनको छुड़ाना होगा। राजा ये कहकर जैसे ही रानी के पास पहुँचते हैं, वैसे ही तीनों भूत वहाँ उनके सामने आ जाते हैं। राजा उन भूतों को देख अपने कदम पीछे कर लेते हैं। तभी राजा को ऐसा करते देख भूत उनसे कहता है, अच्छा किया जो तुम खुद ही हमारी गुफा में चलकर आ गए। अब देखना हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम सब कौन हो? मेरी प्रजा और उन बेजुबान जानवरों की जान क्यों ले रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्योंकि ये हमारा राज्य है और हमें नहीं पसंद कि हमारे राज्य में कोई हमारी मर्जी के बिना रहे। ये राज्य मेरा है और मैंने इस राज्य में जो चाहे वो रह सकता है। नहीं, ये हमारा राज्य है और हम तीनों तुम सबको मारकर तुम्हारी सारी संपत्ति अपने नाम कर लेंगे। फिर इस राज्य को हम भूतों का राज्य बना लेंगे और फिर यहाँ सिर्फ हमारा राज्य होगा, सिर्फ हमारा। मेरे जीते जी तो ये नामुमकिन है। मैं जब तुम तीनों को जिंदा रहने दूंगा तब तुम अपना राजपाट यहाँ चला पाओगे ना। राजा ये कहकर अपने पास रखे मोर के पंखों को उन तीनों भूतों पर फेंक देते हैं। मोर के पंख उन पर पड़ते ही वो तीनों भूत जलकर वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर उन भूतों ने जितने भी लोगों और जानवरों को उस गुफा में मारा था, वो सभी अपने आप ही एक एक करके जिंदा हो जाते हैं। रानी उन भूतों की कैद से आजाद होती है और राजा से कहती है, महाराज, आपको कैसे पता चला कि उन भूतों का सर्वनाश कैसे संभव है? रानी अर्पिता, मैं आपको ढूंढने इस जंगल की तरफ आ रहा था, तभी मुझे एक रहस्यमयी किताब मिली। इसमें लिखा था कि ये तीन भूत बहुत पुराने हैं और इन्हें हमारा राज्य चाहिए। ये हमारे राज्य के सभी लोगों की मृत्यु करके हमारे इस राज्य को अपने भूतों के राज्य में बदलना चाहते हैं। इसलिए वो यहाँ पर आने वाले हर इंसान और जानवरों से उनकी संपत्ति छीनकर उन्हें मार देते और उनकी छीनी हुई संपत्ति को अपनी गुफा में जमा कर लेते। जब मैंने इस चमत्कारी किताब के अगले पन्ने को पढ़ा
तो मुझे इनमें ये लिखा हुआ मिला कि उनका सर्वनाश सिर्फ इस किताब में रखे इस मोर के पंखों द्वारा ही किया जा सकता है। फिर मैंने इस चमत्कारी किताब पर लिखी हुई बातों पर अमल किया और इन पंखों को उन भूतों पर फेंक दिया, जिससे वो तीनों भूत जलकर भस्म हो गए और जितने भी मरे हुए लोग थे वो दोबारा से जीवित हो गए। राजा अभी रानी को सारी बात बता ही रहे थे कि तभी वहीं बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं अपने इकलौते बेटे को हमेशा के लिए खो देती। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैं इस राज्य का राजा हूँ और इस नाते यहाँ के लोगों की जान और माल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राजा उस चमत्कारी किताब की मदद से भूतों को अपने राज्य पर कब्जा करने से रोकने और लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं।